संप्रभा चैनल के आपका स्वागत है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और उस विषय में हम ये समझेंगे कि किस प्रकार हम इकोनॉमिक वेलफेयर और डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी में की प्रयास करेंगे आज कि कैसे हम पूर्ण प्रतियोगिता में आर्थिक कुशलता और आवंटन क्षमता को प्राप्त करते हैं। जो हमारा पिछला भाग था, जो हमारी पिछली टॉक थी, उसमें हमने बात की थी कि किस प्रकार सार्वजनिक वस्तुओं द्वारा हम सामाजिक कल्याण को प्राप्त करते हैं और क्या-क्या कठिनाइयाँ आती हैं सामाजिक कल्याण को प्राप्त करने में, जब हम सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में बात करते हैं। तो ये जो आज हमारा जो डिस्कशन है, जो आज हमारा चर्चा है, वो चर्चा इसी तर्कों पर ही आधारित है कि किस प्रकार हम किसी भी अर्थव्यवस्था में जो व्यष्टि अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो समष्टि अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो मैक्रो इकोनॉमी हो या माइक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव हो, किस प्रकार हम एक आर्थिक कुशलता का आयाम प्राप्त कर सकते हैं और क्या-क्या संभावनाएँ हैं, क्या-क्या मान्यताएँ हैं और साथ ही साथ हम इस विषय पर भी बात करेंगे कि क्या-क्या हमें कठिनाइयाँ आती हैं सैद्धांतिक तौर पर इस चीज़ को प्राप्त करने में। मूलतः हम ये भी समझेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब एक असम्पशन्स क्या हैं इसके और क्या-क्या इसमें शर्तें हैं और किन-किन विद्वानों ने इसके विषय पर अपना मत प्रदान किया है कि क्या तरीके से हम आर्थिक कुशलता को प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आज का जो ये प्रस्तुतिकरण है, जो हम आपसे चर्चा करेंगे, उसके क्या मुख्य बिंदु, क्या आउटलाइन है। तो सबसे पहले उद्देश्य क्या है इस विषय को या इस अवधारणा को पढ़ने का। फिर विषय के परिचय के बारे में चर्चा की जाएगी। मान्यताओं का परिचय, जैसे कि मैंने पहले भी अपने कई लेक्चर्स में बताया है कि मान्यताएं जो है अर्थशास्त्र में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और उन मान्यताओं के आधार पर ही हम किसी सिद्धांत या किसी अवधारणा की व्याख्या करते हैं। तो हम मान्यताओं के परिचय के बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। फिर विभिन्न अवधारणाओं की क्या परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को किस प्रकार से विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु किसी भी आर्थिक विषय का होता है, वो होता है कि उसकी वास्तविक जीवन में क्या उपयोगिता है। चाहे वो सिद्धांत के तौर पर आप इसको कल्पनाशीलता में भी देखें, लेकिन कहीं न कहीं उसकी कोई न कोई अवधारणाओं की वास्तविक जीवन में उपयोगिता होती है, यानी कि रियल लाइफ में उसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स होते हैं, तो हम उस विषय पर भी आपसे चर्चा करेंगे। फिर इन वास्तविक जीवन में ये अवधारणाएँ कहाँ-कहाँ पर अनुप्रयुक्त की जाती हैं, कहाँ-कहाँ पर लागू की जाती हैं, इस बारे में भी आपसे चर्चा की जाएगी। कुछ ज्वलंत उदाहरण और आलोचनात्मक प्रश्न के माध्यम से फिर हम बाद में ये भी प्रयास करेंगे समझने का कि इस जो विषय को हम या इस अवधारणा को जो समझ रहे हैं वो कैसे हम वास्तविक जीवन में उपयोग कर सकते हैं। देखिए, सवाल पहला जो मैंने यहाँ पे रखा है और ये जो आपका विषय है, पूर्ण प्रतियोगिता में दक्षता या आर्थिक कुशलता। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि दक्षता है क्या? और वो दक्षता को कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं और उस दक्षता का क्या उपयोग कैसे किया जा सकता है और क्या वो अवधारणा कैसे वास्तविक जीवन में लागू होती है। तो देखिए, दक्षता एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कोई भी किया जाने वाला जो बदलाव है, वो अपने साथ थोड़ी हानि भी लाता है। लेकिन हम ये भी सोचते हैं कि यदि हम वो हानि भी आ रही है, तो हम जो संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, वो उत्तम तरीके से करें कि अधिक लाभ मिले और हानि थोड़ी-सी कम हो जाए, ठीक है? इसको मैं आपको दूसरे शब्दों में समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपको एक हॉस्पिटल में मरीजों को क्योर करना है, एक कोई हॉस्पिटल में मरीजों को क्योर करना है और वहाँ पर एक मशीन लगाई जाती है जिससे ये चीज़ हो जाए कि वहाँ पर उनकी किसी बीमारी की मृत्यु दर कम हो जाए। किसी भी दवाई की, किसी भी मशीन की, कोई भी ऐसा इन्वेंशन हो कि जिससे हमारी जो है मृत्यु दर क्या हो, कम हो जाए। होता क्या है कि अगर वो जो मशीन या कोई दवाई या कोई भी ऐसा नया प्रयोग किया जाता है, जिससे मरीजों की मृत्यु दर में कमी आती है। देखिए, और
उसका लाभ ज़्यादातर लोगों को मिलता है, तो हम कहेंगे कि वो जो तकनीक है या वो जो हमने संसाधन है, वो अपने आप में इकोनॉमिक एफिशिएंसी है। कहने का अर्थ ये है कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुँचाना और कम से कम लोगों को का जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो उन संसाधन को हम एक क्षेत्र से लेकर दूसरे क्षेत्र को देते हैं। हम आगे जब पेरेटो एफिशिएंसी की बात करेंगे तो उसमें आपको और डिटेल में इस बात में समझने का प्रयास करेंगे। पर आप यहाँ ये समझिए कि दक्षता या एफिशिएंसी मैक्सिमम गेन को प्राप्त करने के लिए है और साथ ही साथ ये भी है कि हम मिनिमम से मिनिमम लॉस करें। लेकिन लॉस होगा ही होगा, क्योंकि जब मैं एक संसाधन को दूसरे संसाधन को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करूंगा, तो एक को लाभ और एक को हानि होना ही होना है। अब इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि दक्षता न केवल संसाधनों के लिए बल्कि किसी निर्णय या कोई भी ऐसा नीतिगत बदलाव होता है, वहां पर भी लागू की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर यदि सरकार ये कहती है कि हम जो है बैन लगा देंगे अल्कोहल के ऊपर, तो जिससे क्या होगा कि जो अल्कोहल कंजम्पशन करने की जो लोगों की प्रवृत्ति है वो कम हो जाएगी, शराब लोग कम पिएंगे और उससे क्या है कि लोगों को स्वास्थ्य लाभ होगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अगर लोग अल्कोहल को कंजम्पशन कम करेंगे तो सरकार के रेवेन्यू में भी कमी आएगी। यानी कि एक व्यक्ति का अगर या एक समाज का अगर हम विकास करते हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरे से हमको लेना पड़ता है। यानी कहने का मतलब है कि इफ वी वांट टू मेक समवन बेटर ऑफ, वी हैव टू मेक समवन वर्स ऑफ। तो दक्षता को प्राप्त करने के लिए भी इस चीज को भी हम ध्यान में रखते हैं, लेकिन संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग किया जाए कि लाभ अधिक हो और हानि कम हो। अब दक्षता भी कई प्रकार की होती है, जैसे कि उत्पादक दक्षता, और क्या इसका हम इस्तेमाल अर्थशास्त्र में हम कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक उदाहरण देता हूं, उसके बाद इस संदर्भ को समझाता हूं कि मान लीजिए हम हमें कोई संसाधन, कोई प्रौद्योगिकी या कोई भी उत्पादन प्रक्रिया में हम किसी चीज का इस्तेमाल करें और उसके बाद ये देखें कि वो चीज कैसे हमको लाभदायक हो रही है या कैसे वो समाज को लाभदायक हो रही है और क्या वो दक्ष है। तो समझने का प्रयास करते हैं। एक सरकार की एक नीति आती है कि गांव गांव में छोटे स्कूल खोले जाएंगे। ध्यान, इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा कि सरकार ने एक नीति लाई कि जो छोटे छोटे गांव हैं वहां पर हम क्या करेंगे, कुछ प्राइमरी स्कूल्स खोलेंगे। तो सरकारों ने वहां पर निर्णय लिया और 1000 प्राइमरी स्कूल खोल दिए। मैं काल्पनिक उदाहरण ले रहा हूँ कि 1000 जो है प्राथमिक विद्यालय खोल दिए गए। 1000 प्राथमिक विद्यालय जब खोले गए और कुछ समय पश्चात मान लीजिए कि 5-6 साल बाद ये देखा गया या अध्ययन किया गया कि जो कुछ विद्यालय हैं वो तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कुछ विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या लगभग नगण्य है। और नगण्य का मतलब है कि हमने जो विद्यालय खोले तो वहां पर संसाधन लगा होगा, संसाधन में ईंटें पत्थर से दीवारें बनाई गई, उनको पेंट किया गया, टीचर रखे गए, कैमरे लगाए गए, तकनीक के साथ साथ वहां पर संसाधन दिए गए कि विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए। तो बहुत सारा खर्चा किया, ये मेरा हो गया इनपुट, यानी कि मैंने यहाँ पे लागत लगाई विद्यालय खोलने के लिए। अब 1000 विद्यालय खोले गए, लेकिन कुछ प्रतिशत विद्यालयों में जो बच्चों की संख्या वो नगण्य है। तो अब ये ऑफ रिसोर्सेस विद प्रॉपर रिजल्ट, सिर्फ संसाधनों का अधिकतम उपयोग उत्पादक दक्षता नहीं है। उत्पादक दक्षता का मतलब क्या है कि उन संसाधनों का जो हमने प्रयोग किया तो हमको लाभ भी मिले और इच्छित परिणाम भी मिले। अगर वो दोनों चीजें नहीं मिलती हैं तो हम नहीं कह सकते कि उत्पादक दक्षता है। इसका एक दूसरा उदाहरण भी आप देखिए और आप समझने का प्रयास करिएगा कि कोई ऐसी तकनीक जो सरकार लाती है, जिससे अभी रेल दुर्घटना हुई, तो अगर ऐसी तकनीक जिससे कम से कम में हम वो संसाधन लगाएं रेलवेज में और
उससे क्या हो कि दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आए। तो हम कह सकते हैं कि वो जो तकनीक है वो एफिशिएंसी है। तो यही दूसरा पॉइंट मेरा है, तकनीकी दक्षता। तकनीकी दक्षता का मतलब क्या है कि अगर किसी भी काम को करने में हमें इनपुट कम देना है, लेकिन तकनीक ऐसी देनी है कि हमें अधिकतम से अधिकतम लाभ मिले और कम से कम में उसका इस्तेमाल हो जाए। टेक्निकल एफिशिएंसी, यानी कि ऐसी तकनीक जो ज्यादातर लोगों को लाभ पहुंचाए। देखिए, जब हम इस विषय को पढ़ रहे हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में आवंटन दक्षता या सामाजिक कल्याण क्या होता है, तो एक चीज अपने मस्तिष्क में हमेशा आपको रखनी है कि माइक्रो इकोनॉमी में या व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो ऑब्जेक्टिव है वो है अधिकतम लोगों का कल्याण, वेलबींग, वृद्धि, दोनों चीजें रहती हैं। तो अगर हम किसी भी तकनीक या किसी भी प्रोडक्शन को ऐसे करते हैं जिसका लाभ में अधिकतम से अधिकतम लोगों को पहुंचता है और मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में, तो उसे हम दक्षता की परिभाषाओं में कह सकते हैं और कह सकते हैं कि एक सामाजिक कल्याण हुआ है। ठीक है, तो दक्षता का जो संबंध है वो लोगों के कल्याण से भी है। और हम इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में पढ़ रहे हैं, तो हमें यह भी समझना है कि वहां पर कल्याण को कैसे मापा जा सकता है। तो और अर्थशास्त्र में ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि हर व्यवसायी क्या चाहता है या हर उत्पादक क्या चाहता है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम बेनिफिट, यानी कि कम लागत पर अधिकतम लाभ प्राप्त करना। वो आपको आगे और भी समझाया जाएगा जब आप समझेंगे कि किस प्रकार हम जो है ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का या ऑब्जेक्टिव आउटपुट मैक्सिमाइजेशन का या कॉस्ट मिनिमाइजेशन का करते हैं ना। तो दक्षता भी इन तीनों से संबंधित रहती है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, आउटपुट मैक्सिमाइजेशन और कॉस्ट मिनिमाइजेशन, लाभ अधिकतम, उत्पाद अधिकतम और लागत न्यूनतम। तो ये आपका हो गया तकनीकी दक्षता। जैसे मैं आपको समझा रहा था कि कोई भी ऐसी तकनीक जो हमें अधिकतम से अधिकतम लाभ प्रदान करे, और वो तकनीक जो है वो श्रम प्रधान भी हो सकती है और पूंजी प्रधान भी हो सकती है। देखिए, मान लीजिए कोई ऐसी के काम करने के घंटों पर प्रभाव ना डाले, लेकिन अगर उनकी प्रोडक्टिविटी, यानी कि अगर उनकी उत्पादकता को बढ़ाती है, तो वो तकनीक दक्ष है। अगर कोई तकनीक, ऐसी तकनीक जो कैपिटल हम लगा रहे हैं, जो हम पूंजी लगा रहे हैं, उस पूंजी के ऊपर अधिकतम प्रतिफल देती है या उस पूंजी पे अधिकतम रिटर्न देती है, तो वो तकनीक दक्ष है। तो तकनीक दोनों प्रकार के संसाधनों के लिए, चाहे वो श्रम प्रधान हो चाहे वो पूंजी प्रधान हो, उन दोनों को एक सम्मिलित तौर पर देखती है और उन पर प्रभाव डालती है। और ये भी ध्यान देने की बात है कि जो तकनीक है वो अपने आप में भी एक संसाधन है, अपने आप में भी एक रिसोर्स है। तो कोई भी जो प्रोड्यूसर है, जो किसी भी वस्तु का उत्पादन कर रहा है, क्या चाहता है? वो यही तो चाहता है कि हम ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करें जिससे उसको लाभ भी अधिकतम हो जाए और उस तकनीक का जो जो प्रभाव है, जो उस तकनीक का जो इम्पैक्ट है, वो कंज्यूमर को भी अधिकतम मिले और उनको भी लाभ मिले। तो ये एक इम्पोर्टेंट बिंदु है तकनीकी दक्षता को समझने के लिए, ये टेक्निकल एफिशिएंसी को समझने के लिए इकोनॉमिक्स में। अब अगर इसका और डिटेल में अगर आप उदाहरण समझेंगे, तो यहाँ पर एक चीज होती है हेल्थ केयर इकोनॉमिक्स। जो हेल्थ सेक्टर्स हैं, वहां पर बहुत सारी चीजें होती हैं कि कोई भी दवा है, कोई ऐसी तकनीक आ गई जिससे अधिकतम लोगों का टेस्ट हो जाए और ज्यादा लाभ मिल जाए, है ना। तो वहां पर इसको और अच्छे से हम व्याख्यात कर सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि पहले के समय में कि जब लोगों को टीबी होता था, तो वहां पे एक्सरे तकनीक होती थी कि लोगों को टीबी एक्सरे से पता लगता था कि लोगों को एक्सरे है। लेकिन उस एक्सरे टेक्निक से क्या हुआ, जो ज्यादातर लोगों को जब बढ़ने लगा तो नहीं क्लियर हो पाता था कि टीबी है। तो फिर नई तकनीक आ गई। अब उसके बाद क्या हुआ, अब देखोगे फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड की तकनीक आई। फिर क्या हुआ कि तकनीक आई सीटी स्कैन्स की। तो अब क्या है कि एक डॉक्टर जो है, अगर किसी मरीज की किसी बीमारी को डिटेक्ट करना है,
तो वो बेहतरीन तकनीक से चाहता है कि वो डिटेक्शन कर ले। अगर कोई ऐसा टेस्ट या ऐसी उपकरण जो अधिक से अधिक लोगों के बीमारी को पकड़ में लाए, उसको भी हम कह सकते हैं कि वो टेक्निक जो है एफिशिएंट है, लाभदायक है और इससे लोगों को लाभ मिलेगा। जैसे कि आजकल बहुत सारे नए रिसर्च हो रहे हैं, नई शोध हो रहे हैं, जिससे ये पता लग जाए कि अर्ली स्टेज में कैंसर डिटेक्ट हो जाए। क्योंकि अभी हमारे पास जो कैंसर को डिटेक्ट करने की टेक्निक है, वो अर्ली स्टेज में कैंसर डिटेक्ट नहीं कर पाती, तो वो उतनी एफिशिएंट नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी तकनीक आ जाती है कि जो बहुत ही अर्ली स्टेज में जो कैंसर के मरीज हैं, उनका कैंसर फर्स्ट स्टेज में अगर वो डिटेक्ट कर ले, तो हम कह देंगे कि वो टेक्निक क्या है? बड़ी एफिशिएंट है। और उस एफिशिएंसी का लाभ जो डॉक्टर्स हैं, जो ट्रीट कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, उनको भी मिलेगा और उनको भी मिलेगा जो जो इलाज करवा रहे हैं कैंसर का। तो ये देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि तकनीकी दक्षता का लाभ ना केवल उत्पादक को मिलता है, बल्कि जो हमारा उपभोक्ता है, जो हमारा सर्विस गेटिंग कर रहा है, उसको भी मिलता है। तो तकनीकी दक्षता जो है, ये को मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है 2 उदाहरणों से और अभी आगे भी इसके बारे में थोड़ी-सी हम और चर्चा करेंगे। अब आते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, थोड़ा-सा सैद्धांतिक है, समझने में हमें पहले कुछ असम्पशन्स को भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, पैरेटो दक्षता जो है, वो एक इकोनॉमिक्स थे, विल्फ्रेड पैरेटो, उनके नाम पर इसका नामकरण हुआ है। और जो पैरेटो दक्षता है, वो ये बात करती है कि किस प्रकार हम संसाधनों को आर्थिक रूप से कुशल तरीके से आवंटित कर सकते हैं। और विल्फ्रेड पैरेटो जो है, वो एक महान अर्थशास्त्री रहे हैं, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया है वेलफेयर इकोनॉमिक्स में, कल्याणकारी अर्थशास्त्र में। तो देखिए, यहाँ पर जो लिखा है मैंने कि पैरेटो दक्षता एक ऐसी आर्थिक स्थिति है जहां संसाधनों को कम से कम एक व्यक्ति को खराब किए बिना एक व्यक्ति को बेहतर बनाने के लिए पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। देखिए, जो लाइन है अंग्रेजी में, इफ यू वांट टू मेक समवन बेटर ऑफ, इट इज इम्पॉसिबल टू मेक समवन वर्स ऑफ। यानी कि बिना किसी को हीन बनाए हुए, बिना किसी को श्रेष्ठ बनाना संभव नहीं है। लेकिन पेरेटो ये भी कहता है कि अगर संसाधनों का आवंटन ऐसे किया जाए कि कम से कम नुकसान हो, और वो जो स्थिति पाई जाएगी, वो हमें कहेंगे वो पेरेटो ऑप्टिमलिटी है। लेकिन एक चीज और भी है, समझनी पड़ेगी कि हम इसको समझ रहे हैं पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। तो अब यहाँ पर पेरेटो दक्षता के लिए कुछ मान्यताएं हैं। तो सबसे पहली मान्यता ये मानते हैं कि पेरेटो ये कहते हैं कि जो उत्पादन क्षेत्र है और जो हमारा संसाधन का क्षेत्र है, दोनों स्थान पर पूर्ण प्रतियोगिता लागू होती है। और जो बाजार है, जो भी वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है और वस्तुओं का वितरण कर रहा है, वहां भी पूर्ण प्रतियोगिता लागू होती है। पूर्ण प्रतियोगिता, जैसे आप लोग ने पहले भी समझा होगा, पर मैं यहाँ पे एक बार दोहरा देता हूँ, ऐसी स्थिति होती है जहां पर एक ही प्रकार की वस्तु का उत्पादन किया जाता है, यानी कि समरूप वस्तु का उत्पादन किया जाता है। कीमतों में कोई भी अंतर नहीं होता, यानी कि सारी जो वस्तुओं की कीमतें हैं, वो लगभग समान है, कीमत विविधीकरण नहीं होता। तीसरा, बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यवसायी, व्यापारी वहां पे लगे होते हैं, देयर आर द मेनी बायर्स एंड सेलर्स। और जो चौथा बिंदु है कि किसी भी संसाधन या किसी भी वस्तु में जो समरूपता है, वो समरूपता ना केवल उनके डिजाइन में, ना केवल उनके कलर में, बल्कि उनकी जो एफिशिएंसी है और जो उनकी जो मतलब काम करने की क्षमता है, वहां पर भी होती है। इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक श्रम बाजार है, जहां पर 1000 श्रमिक हैं। वो 1000 श्रमिक एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है, सबकी एक ही क्वालिटी है, सबको एक ही तरीके का काम करना आता है, तो हम कहेंगे कि श्रम बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है। लेकिन अगर कोई वस्तु है जहां सारी वस्तु का डिजाइन एक है, सबका प्राइस एक है, सबकी पैकेजिंग एक है और बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स है, तो हम कहेंगे कि वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेरेटो की जो थ्योरी है, जो जो पेरेटो दक्षता है,
वो वहां पाई जा सकती है जहां पर श्रम बाजार में और वस्तु बाजार में दोनों जगह पूर्ण प्रतियोगिता हो। और पूर्ण प्रतियोगिता की एक शर्त ये भी होती है कि पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्म है वो क्या है, वो प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं है। यानी कि जो भी वहां पे कोई भी जो फर्म है जो वस्तु का उत्पादन कर रही है या कोई भी व्यवसायी किसी व्यवसाय में लगा है, तो वो अपनी कीमत को निर्धारित नहीं कर सकता। उसकी कीमत का निर्धारण बाजार द्वारा होगा। ठीक है। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए श्रम बाजार है, तो श्रम बाजार में जो लेबर मार्केट है वहां पर कोई भी श्रमिक अपना जो मूल्य है वो खुद तय नहीं कर सकता। उसका जो मूल्य है, जो उसकी मजदूरी है, वो बाजार द्वारा ही तय की जाएगी। यानी कि जहां पर मांग और पूर्ति ही ये निर्णय लेते हैं कि कीमत वस्तु की क्या होगी और कीमत किसी श्रम की क्या होगी। तो ये जो है पेरेटो दक्षता का एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि पूर्ण प्रतियोगिता में ही पेरेटो दक्षता को हम पा सकते हैं। अगर पूर्ण प्रतियोगिता नहीं होगी तो पेरेटो दक्षता को हम प्राप्त नहीं कर सकते। ये एक आर्थिक सिद्धांत है और इसके पीछे ये मान्यताएं हैं कि पेरेटो दक्षता को कैसे प्राप्त किया जाए। अब फिर से इसको समझते हैं कि ना केवल मैक्रो इकोनॉमी में बल्कि मैक्रो इकोनॉमी में भी पेरेटो दक्षता का जो थ्योरी है वो एप्लीकेबल होता है। तो पेरेटो दक्षता की स्थिति तब होती है जब एक अर्थव्यवस्था के पास अपने संसाधन हैं और वस्तुओं को दक्षता के अधिकतम स्तर पर आवंटित किया जाता है और किसी को खराब किए बिना कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। अब छोटा सा उदाहरण लेता हूं, फिर आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि जो पेरेटो कहते हैं वो कल्पनाशीलता है कि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है। लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे इसको समझते हैं तो एक को यदि हमें बढ़ाना है तो एक को घटाना ही पड़ेगा। और बाद में कुछ और सिद्धांत भी आते हैं, क्षतिपूर्ति सिद्धांत या कंपनसेशन सिद्धांत, उन पे हम बृहद चर्चा करेंगे। अब मान लीजिए कि एक बांध बनाना है। अब बांध तो नदी के किनारे बनता है, ठीक है। एक बांध बनेगा तो क्या होगा कि जब बांध बनेगा तो उससे अधिकतम लोगों को ऊर्जा मिलेगी, बिजली मिलेगी। जब बिजली मिलेगी तो कल कारखाने चलेंगे, अधिकतम लोगों को रोजगार मिलेगा मिलेगा लोगों को रोजगार मिलेगा तो अपना पैसा खर्च करेंगे, उपभोग बढ़ेगा, मांग बढ़ेगी, फिर अर्थव्यवस्था में ग्रोथ बढ़ेगी। एक छोटा सा उदाहरण है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का कि एक बांध बनाने से जो बिजली बनेगी, उस बिजली बनने से जो कारखाने बनेंगे, वहां पे जो लोग काम करेंगे उनको भी फायदा होगा। और साथ साथ जो बिजली है वो उपभोक्ता जो हम लोग हैं उन पर भी पहुंचेगी। वो भी एक संसाधन है ना। तो उसका भी इस्तेमाल लोग करेंगे, घरेलू व्यवस्था पे भी इस्तेमाल होगा। तो ये एक बांध बनने का है। लेकिन जब बांध बनेगा तो क्या होगा कि नदी पे बांध बनेगा तो नदी तो प्रदूषित होगी और साथ ही साथ जो लोग हैं वो क्या होंगे, वो विस्थापित हो जाएंगे। यानी कि एक नदी के किनारे जो रहने वाले लोग हैं उनके जीवन पर क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। यानी कि मैंने क्या किया, एक सॉरी सरकार ने एक डिसीजन लिया कि एक बांध बनेगा, इसका ये फायदा होने वाला है समाज को। लेकिन नदी के किनारे रहने वाले जो लोग हैं, जो मछुआरे हैं, उनके जीवन स्तर पर प्रभाव पड़ेगा या उनकी आजीविका पर प्रभाव पड़ेगा। अब जो पेरेटो है वो कहता है कि एक से लेके हमने दूसरे को दे दिया और अधिकतम लोगों को आवंटित कर दिया तो दक्षता हो गई। लेकिन जो जिन पर प्रभाव पड़ा उनका क्या, तो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर पेरेटो दक्षता के बाद के जो अन्य अर्थशास्त्री हैं वो कहते हैं कि ये कई बार संभव नहीं होता, इसलिए हम वहां पे उनको क्षतिपूर्ति देते हैं। आपने देखा भी होगा कंपनसेशन, जैसे मान लीजिए कि सरकार एक संसाधन है, एक जमीन है, जब उसको भूमि अधिग्रहण करती है हाईवे बनाने के लिए या कारखाने बनाने के लिए, तो उसका जो कुछ मुआवजा है वो लोगों को देती है कि उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि इसका उद्देश्य जन कल्याण है। लेकिन साथ ही साथ सोशल इम्पैक्ट स्टडीज भी कराती है कि आखिर कितना प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है ना कि जो ये शब्द हैं ये बड़े कठिन हो जाते हैं विद्यार्थियों को समझने के लिए कि बिना किसी को श्रेष्ठ बनाए किसी को हीन बनाए बिना आगे संभव नहीं है। तो यहाँ पर आप सचित उदाहरण से समझिए कि अगर एक बांध बनाना है तो उन विस्थापितों का क्या होगा, या यदि टावर लगाना है
अधिकतम लोगों का कल्याण होने की संभावना है, टावर लगेगा, ज़्यादातर लोगों को नेटवर्क मिलेगा, पर उससे प्रभाव लोगों को अगर कैंसर हो रहा है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पेरेटो दक्षता को और भी अधिक गहराई से समझने की ज़रूरत है मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में, कि अगर एक निर्णय लिया जाता है या कोई एक किसी समाज का कल्याण किया जाता है तो दूसरे को नुकसान उठाना पड़ेगा, तो उसके लिए उसको क्षतिपूर्ति देनी ही पड़ती है। ठीक है? अब पेरेटो दक्षता महत्वपूर्ण क्यों है? ठीक है? पेरेटो दक्षता इसलिए महत्वपूर्ण है पूर्ण प्रतियोगिता में, क्योंकि हम ये देख सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमी में या माइक्रो इकोनॉमी में कि विभिन्न जो नीतियां हैं उनका आर्थिक परिणाम क्या हुआ, और लेकिन एक चीज और भी है, इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। ऐसा नहीं है कि पेरेटो जो दक्षता है वो एक सैद्धांतिक तौर पर कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, माइक्रो इकोनॉमी के प्रोस्पेक्टिव के लिए हमने कहा कि पूर्ण प्रतियोगिता में संसाधनों का कुशल वितरण कर दिया और हम पेरेटो ऑप्टिमिलिटी प्राप्त हो गई तो सामाजिक कल्याण हो गया। ये एक सैद्धांतिक अवधारणा है। वास्तविक जीवन में जब आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं या आर्थिक परिणाम नीतियों के परिणाम देखे जाते हैं, तो हमको देखना पड़ जाता है कि क्या क्षतिपूर्ति लोगों को दी जा रही है और क्या प्रभाव हुआ है, क्या वास्तव में जन कल्याण हुआ है, और हम इसको कैसे मापेंगे। तो पेरेटो ऑप्टिमलिटी जो है वो आइडियल कंडीशन तो दे रहा है, आइडियल सिचुएशंस के बारे में बात तो कर रहा है कि ये आदर्शवादी परिकल्पना है, ऐसा होना चाहिए, पूर्ण प्रतियोगिता हो, लोगों का कुशल क्षेम बढ़ेगा, कंज्यूमर सरप्लस बढ़ेगा, संसाधनों का उचित आवंटन होगा, संसाधनों का आवंटन इस प्रकार होगा कि उपभोग में भी अधिकतम लोगों को कल्याण मिले, संसाधनों का ऐसे आवंटन होगा कि उत्पादन में भी क्षमता मिले, संसाधनों का ऐसे आवंटन होगा कि उत्पादन और उपभोग को मिला के भी हमें अधिकतम कुशलता मिले, संसाधनों का ऐसे आवंटन होगा कि एक अधिकतम सामाजिक कल्याण मिले। ये सारी चीजें पेरेटो कहते हैं, ये सारी चीजें पूर्ण प्रतियोगिताओं में लागू होती हैं, और वास्तविक जीवन में कई बार ये चीजें संभव नहीं होती। और हम इनको जब अर्थशास्त्र के इन सिद्धांतों को एक सैद्धांतिक चश्मे से देखते हैं तो हमको लगता है हाँ बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल संभव हो सकता है। लेकिन क्या वास्तविक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता होती है? बहुत कम मिलती है पूर्ण प्रतियोगिता। एकाधिकार होता है, अल्पाधिकार होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यानी एकाधिरात्मक प्रतियोगिता होती है। तो फिर आखिर हम पेरेटो दक्षता क्यों पढ़ रहे हैं जब ये सैद्धांतिक बात है? पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें एक ऑब्जेक्टिविटी के आधार पर नियर पूर्ण प्रतियोगिता जाना पड़ेगा, नियरली परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि वास्तविक अर्थशास्त्र में पूर्ण प्रतियोगिता को पूर्ण रूप से प्राप्त करना संभव नहीं है। ना श्रम बाजार में ऐसा हो सकता है कि सारे श्रमिक एक ही तरीके के हों, सारे श्रमिकों के पास एक ही कुशलता हो, ये भी संभव नहीं है। ना वस्तु बाजार में ऐसा हो सकता है कि सारे जो प्रोडक्ट हैं वो एक ही तरीके के पैकेजिंग हो, एक ही प्राइस हो, ये भी नहीं संभव है। ये भी कहते हैं कि पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, और ये भी संभव नहीं है कि सभी लोगों को पूर्ण जानकारी हो। लेकिन ना होने पर भी ये सारी चीजें वास्तविक जीवन में आसानी से ना मिले, पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यताएं आसानी से ना मिले, फिर भी पेरेटो दक्षता महत्वपूर्ण है आर्थिक नीतियों को समझने के लिए, कि कम से कम नियर अबाउट तो हम ये समझ सकें कि कोई भी निर्णय जो लिया गया है, आर्थिक निर्णय जो लिया गया है, उसका परिणाम कैसा है। तो यहाँ पर ये चीज समझनी है कि जब विद्यार्थी इसको सिद्धांत को जब पढ़ते हैं तो कहते हैं कि, और मेरे सवाल उठाए भी जाते हैं, उठाने भी चाहिए कि क्या सैद्धांतिक तौर पर अगर पेरेटो ऑप्टिमलिटी अचीव नहीं होती तो हम क्यों पढ़ें? व्हाई वी आर रीडिंग इट? बट वी हैव टू बी, बिकॉज द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट इज एन आइडियल सिचुएशन, बट वी हैव टू बी अचीव नियर आइडियल सिचुएशन। ठीक है? अब आते हैं, अब आता है कि जब मैंने बात कर रही कि कैसे हम उपभोग पे वितरण की बात कर रहे हैं, अब फर्मों के बीच में संसाधनों का दक्षतापूर्ण आवंटन कैसे किया जाए और इसके पीछे की क्या शर्तें हैं, क्या कुछ मैथमेटिकल कंडीशंस हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए जो लाइन लिखी है यहाँ पर, ये मैथमेटिकल कंडीशंस को सरल शब्दों में डिफाइन करती है। एक चीज होती है हम जिसे कहते हैं सीमांत भौतिक उत्पाद और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और एक चीज होती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो हम आगे आपको फिगर के थ्रू समझाने का प्रयास करेंगे। तो पूर्ण प्रतियोगिता में जैसे मैंने कहा कि सभी फर्में एक ही प्रकार की वस्तु बना रही हैं,
सभी का कोई इसमें डिजाइन में, कोई प्राइस में, कोई टेस्ट में कोई फर्क नहीं है। अब जितनी भी अधिक फर्में हैं उनको संसाधनों को आवंटन करना है। एकाधिकार में एक फर्म है तो उसके पास सारा संसाधन चला गया, अल्पाधिकार में 4-5 फर्म है वहां पर चला गया। लेकिन अगर आपने ये मान लिया कि आपको पेरेटो ऑप्टिमिलिटी चाहिए, पेरेटो दक्षता चाहिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि पूर्ण प्रतियोगिता होनी चाहिए, तो अब क्या होगा? तो इसके कुछ शर्तें हैं, ये पेरेटो भी एक्सप्लेन करते हैं कि संसाधनों को उन्हीं फर्मों को आवंटित किया जाना चाहिए जो उनका दक्षता पूर्ण तरीकों से प्रयोग करने में सक्षम है। लेकिन ये तो एक बात हो गई कि हाँ ये फर्म है, इसको इतना संसाधन, इसको इतना संसाधन, इसको इतना संसाधन। लेकिन जो मैथमेटिकल कंडीशन है, जो गणितीय शर्त है इसकी, ये है कि किसी भी जो संसाधन के जो फर्में जब उसका प्रयोग करती हैं तो सभी फर्मों का जो सीमांत भौतिक उत्पाद है, वो जो सेम प्रोडक्ट बना रही हैं, वो लगभग लगभग समान होना चाहिए। ठीक है। अब अगर हम ये चाहें कि हम उत्पादक मिश्रण में दक्षता लाएं, भाई फर्मों को संसाधन वितरित कर दिया, अब वो सभी फर्में एक ही प्रकार का बना रही हैं, उनका मार्जिनल प्रोडक्ट भी सेम हो गया, तो कैसे आएगा? तो उत्पादकता जो मिश्रण में दक्षता जो है, वो ये बताने का प्रयास करती है कि कैसे हम जो है उत्पादन कर रहे हैं और वो उत्पादन कैसे आपस में इक्वलेट हो रहा है। यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ जो हमारा टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है या हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, वो सबकी किस प्रकार से सेम है। बात समझ में आ गई आपको? तो ये चीज जो हम कह रहे थे, तो ये चीज आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये जो आपकी लाइन है, ये सबसे महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण बिंदु को समझने का हमें प्रयास भी करना चाहिए कि उत्पादकता से अभिप्राय उस वस्तु के निर्माण में, उत्पादन में किसी व्यक्ति की दक्षता प्रलेट करने से श्रम है, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर हो गया, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल हो गया पूंजी के लिए, है ना? तो वो आपस में, अगर आपस में समान होगी तो चीज होगी। अब बात करते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में कैसे कोई फर्म दक्ष हो सकती है। अब यहाँ पर ये चीज समझनी है कि मैंने पहले भी बताया है कि पूर्ण प्रतियोगिता की कुछ मान्यताएं होती हैं, वो मान्यताएं बार बार चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर पूर्ण प्रतियोगिता में कोई फर्म समाज को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करती है आवंटन दक्षता और उत्पादक दक्षता को प्राप्त करने के बाद, यानी कि तकनीकी दक्षता को भी प्राप्त कर लिया, उत्पादक दक्षता को भी प्राप्त कर लिया, संसाधनों का पूर्ण वितरण कर दिया ढंग से कि सबके मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ जो लेबर है या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है वो आपस में समान है, वहां पर वो संतुलन है दीर्घ काल तक। लेकिन फर्म की दक्षता तब तक नहीं मानी जा सकती जब तक वो समाज को अधिकतम संतुष्टि प्रदान ना कर दें। यानी कि प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, रिसोर्स एफिशिएंसी मस्ट प्रोड्यूस द मैक्सिमम कंज्यूमर सरप्लस। अधिकतम समाज को संतुष्टि जब प्रदान करेंगे तभी हमें क्या मिलेगी? पूर्ण प्रतियोगिता में किसी भी फर्म को दक्षता मिलेगी। पूर्ण प्रतियोगिता में दक्षता जो है वो दीर्घ काल तक जाती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सिर्फ ना अल्प काल में बल्कि हमें दीर्घ काल में भी पूर्ण प्रतियोगिता में किसी फर्म को दक्षता मिलती है। अब ये जो है एजवर्थ बाउले बॉक्स है। अभी तक जो मैं आपको चीज समझा रहा था वो सैद्धांतिक चीज थी। ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये बताता है कि किस प्रकार संसाधनों का और वस्तुओं का आपस में पर्याप्त मात्रा में वितरण हो जिससे अधिक से अधिक लाभ मिले। अब देखिए, आ, ये अजवत बाउले बॉक्स होता क्या है मैं आपको समझा देता हूं। जैसे आपने यहाँ पर ये जो एक्स एक्स है, यहाँ पर ये क्यू ए वन वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है, ए वस्तु का। और यहाँ पर ये देखिए कोई दूसरा जो है वो B2 वस्तु का उत्पादन कर रहा है। तो ये देखिए ये B1 वस्तु है, ये B2 है, ये A1 है और ये A2 है। जो नीचे है ओ ए का मतलब है कि जो ए कंज्यूमर मान लीजिए या ए फर्म मान लीजिए, और वो ए फर्म जो है वो दो वस्तु मान ली बना रही है A1 और A2। तो यहाँ पर ये देखिए A1 हो गया और यहाँ पर A2 हो गया। ये B जो है ये B1 बना रही है और ये B2 बना रही है। अब इनके बीच परस्पर वितरण कैसे होगा? तो ये जो है U A0
यू ए, ये ऐसे जो कर्व ऊपर की ओर जा रहा है, ये जो कर्व है यू ए, ये इधर वाला, ये जो कर्व है, ये आइसोपोडेड कर्व है ए वाले उत्पादक के लिए, ए वाले उसके लिए। और इधर से जो आए हैं कर्व, ये कौन से कर्व है, ये जो कर्व है ऐसे जो आया हुआ है UB3 ऐसे करके, ये बी के लिए है। तो ये देखिए बी की तरफ से ऐसे कॉन्वेक्स है और ये ए की तरफ से। तो अब क्या है कि एक थ्योरी होती है आइसोपोडेड कर्व या आइसो यूटिलिटी कर्व में, कि जैसे जैसे ये ऊपर की ओर जाता है, जैसे ए वाला UA0 है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, देखिए UA3 है लास्ट में, यानी कि अधिकतम यूटिलिटी को दिखा रहा है। UA0 क्या है, लेस यूटिलिटी को। मान लीजिए कि ये उपयोगिता वाला ही हो गया। और यहाँ पर आप ये देखिए कि ये जो UB0 है, फिर ये UB3, तो ये बी के लिए अधिकतम दिखा रहा है। और ये जो पॉइंट आपस में टच कर रहा है, परस्पर जो हमारा लाभ है, किसी प्रतियोगी अर्थव्यवस्था में अगर हमें वस्तुओं का वितरण करना हो, तो एजवर्थ बाउले बॉक्स के नियम के में या इसके अनुसार उसको इस कॉन्ट्रैक्ट कर्व पे ही होना चाहिए। EFGH पॉइंट, अगर इन बिंदुओं पर चीज हो रही है, तो इसका मतलब है कि वितरण जो है ऐसा हो रहा है कि हमें अधिकतम सामाजिक लाभ मिल रहा है, यानी कि दोनों पक्षों को लाभ मिल रहा है। अब आप इसको थोड़ा ध्यान से समझने का और प्रयास करें कि ये जो पॉइंट है, ई पॉइंट, ई पॉइंट पर देखिए ए यूटिलिटी मिल रही है UA0, और बी जो है यहां पर आई देखिए एफ पॉइंट पर, इसको अधिकतम, इसको और ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है। लेकिन अगर मैं बी पॉइंट से कुछ वस्तु लेके ए पॉइंट को दे दूं, तो भी इसके इस पर कोई परिवर्तन नहीं आता, लगभग उतना ही रहता है। अगर फिर आगे बढ़े तो जी पॉइंट आ गया, फिर आगे बढ़े फिर एच पॉइंट आ गया, फिर आगे, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर्व है, इस बिंदु पर ही अगर एक्सचेंज होगा, अगर विनिमय होगा, दो वस्तुओं के वितरण होगा दो लोगों के बीच में, अगर वो उपभोक्ता है, तो हम क्या मिलेगा, हमें दक्ष जो है हमारा वितरण होगा, हमारी इकोनॉमिक एफिशिएंसी अच्छी रहेगी। सेम चीज क्या होती है, प्रोडक्टिविटी में लागू होती है। तो ये जो एजवर्थ बाउले बॉक्स है, ये बताता है कि किस दो वस्तुओं का अगर हमको वितरण करना है, तो वो जो वितरण है वो बिंदु कॉन्ट्रैक्ट बिंदु पर होना चाहिए। और जैसे मैंने पहले शर्त बताया आपको कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर ए एक्स वाई, मान लीजिए कि ये ए है, ये एक्स वाई बना रहा है, ये बी एक्स वाई बना रहा है, और बी फॉर एक्स वाई आपस में इक्वल होना चाहिए। तो ये प्रत्येक बिंदु पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है आपको इक्वल है। अगर नहीं क्लियर समझ में आया है तो मैं आगे इस चित्र से भी समझा सकता हूं। जो दूसरा है, देखिए ये जो है ये प्रोडक्शनल पॉसिबिलिटी कर्व है, ठीक। उनका ये भी कहना है कि अगर किसी भी अर्थशास्त्र क्षेत्र में पेरेटो ऑप्टिमलिटी के कंडीशंस के अनुसार, या अगर परफेक्ट कंडीशन है, प्रतिस्पर्धी बाजार, देखिए यहाँ पे लिखा है हमने, किसी भी प्रतिस्पर्धी बाजार व्यवस्था में यह ज्ञात होने पर कि किसी भी वस्तु के प्रारंभिक वितरण के लिए क्या गुण है, तो याद रखिएगा कि उत्पादन संभावना वक्र जो भी है BDC, वहां पर उसको जो है संतुलन मिलेगा। ए जो है वहां पर संतुलन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अंडर यूटिलाइजेशन पॉइंट है और BDC के बाहर भी नहीं आएगा। यानी कि दूसरी शर्त ये भी कि उसको उसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर पर होना चाहिए। मैं इसको थोड़ा और सरलता समझा देता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास दो रिसोर्सेज हैं, अब उन दो रिसोर्स के आधार पर आपको उत्पादन करना है। ए रिसोर्स है और बी रिसोर्स है। ए रिसोर्स से आप 100 कपड़े बना सकते हो और बंदूकें बना सकते हो, ठीक है। तो आप तो एक सीमा दी जाएगी ना कि आप अधिकतम इतना ही रिसोर्स का उपयोग करोगे। मान लीजिए आपको दे दिया कि 10 रिसोर्स दे दिए, दूसरा रिसोर्स 20 दे दिया, और कहा इतना ही बनाना है। आप उससे ज्यादा रिसोर्स नहीं बना सकते ना। अगर आपको 10 कोई भी चीज मशीन आने लिए 10 दी है, तो 10 से 11 नहीं हो सकती। लेबर आपको दिए हैं 100, तो 100 से 120 नहीं हो सकते। तो 10 मशीन और 120 लेबर से ही आपको बनाना है, और वो उत्पादन संभावना वक्र पर ही संभव है। उत्पादन संभावना वक्र से ऊपर की ओर जाएंगे तो वो आपके बियॉन्ड द रीच होगा।
नीचे की ओर जाएंगे तो अंडर यूटिलाइजेशन होगा। तो ये छेम अर्थशास्त्र की प्रमेय ये भी कहती है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो हमारा प्रारंभिक वितरण है, जो हमारा एक जो डिस्ट्रीब्यूशन है या संतुष्टि है, वो उत्पादन संभावना वक्र पर ही होना चाहिए, ना उससे नीचे ना उससे ऊपर। ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि पूर्ण प्रतियोगिताओं से हम हट जाते हैं, यानी कि ये जो मैंने दो कंडीशंस दिखाई, पहली कंडीशन ये कि कॉन्ट्रैक्ट कर पे हम प्राप्त कर रहे हैं और ये पूर्ण प्रतियोगिता में ही संभव है। ठीक है। दूसरी कंडीशन दिखाई कि यहाँ पर उत्पादन संभावना वक्र के ऊपर ही प्राप्त कर रहे हैं। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यताओं से हम हट जाएं, तो ये याद रखना कि यहाँ पर आर्थिक कल्याण की हानि होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। और कब कब ये होता है? जब एकाधिकार होता है, जब पब्लिक गुड्स में मार्केट फेलियर होता है, जो मैंने पहले भी समझाई, जब फ्री राइडर की प्रॉब्लम होती है जिसे हम कहते हैं मुफ्त व्यापार की समस्या, जब विभेदीकरण होता है। देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, विभेदीकरण। विभेदीकरण इसलिए महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि जो विभेदीकरण है ये बताता है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अगर नहीं होगा तो हम विभिन्न उपभोक्ताओं से विभिन्न चीजें नहीं वसूलेंगे। तो जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तो कंज्यूमर को अधिकतम सरप्लस मिलेगा। और जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है कि एक उपभोक्ता से कुछ रुपए ले रहे हैं, एक उपभोक्ता से कुछ रुपए ले रहे हैं, एक उपभोक्ता से कुछ रुपए ले रहे हैं, तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमारा वेलफेयर लॉस होता है, कल्याण की हानि हो जाती है। अगर आवंटनों का अकुशल वितरण, जैसे हमने पहले कहा कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, वो आपस में समान नहीं है, एक से ज्यादा हो गए, तो ये पेरेटो क्या कहता है कि फिर संसाधनों का अकुशल वितरण होगा, तो भी कल्याण की हानि होगी। अगर इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं ना कि पूर्ण प्रतियोगिता में कि कंज्यूमर को और प्रोड्यूसर को सभी को क्या है, सारी जानकारी मौजूद है। लेकिन अगर असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है या इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन है, तो भी क्या होगा, हमें आर्थिक कल्याण की हानि होगी और संसाधनों का कुशल आवंटन नहीं होगा या वस्तुओं का एक अच्छा वितरण नहीं होगा, असमानता की भी संभावना बन सकती है। देखिए, हर एक चीज ना एक दूसरे से अंतर संबंधित है। चाहे एकाधिकार होगा तो विभेदीकरण होगा, सार्वजनिक वस्तुएं होंगी तो मुफ्त व्यापार की समस्या आएगी, अपूर्ण जानकारी होगी तो भी अक्सर संसाधनों का अकुशल वितरण हो सकता है, विभेदीकरण होगा तो आर्थिक कल्याण की हानि होगी और फिर क्या होगा, बाजार का असफल होना प्रारंभ हो जाएगा। बाजार फेलियर मैंने पिछले उसमें बताया भी था कि ऐसी स्थिति जब अक्षम आवंटन होता है, तो अक्षम आवंटन हुआ इसका मतलब ही क्या हुआ, आर्थिक कल्याण की हानि हो गई और पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार सफलता नहीं आ सकती, ऐसा ही अर्थशास्त्री मानते हैं। संभव नहीं है कि नहीं बहुत ऐसा नहीं है कि हम कह अर्थशास्त्रियों ने कह दिया कि बाजार सफलता नहीं होगी तो नहीं होगी, वो एक मान्यता है। ठीक है। तो पूर्ण प्रतियोगिताओं में अगर के से मान्यताओं से अगर हम हटते हैं तो फिर तो भी हमें पेरेटो ऑप्टिमलिटी की कंडीशंस या आर्थिक दक्षता की जो कंडीशंस है वो प्राप्त नहीं होंगी और आर्थिक कल्याण की हानि होगी। ठीक है। अब आते हैं ग्राफ द्वारा स्पष्टीकरण। ठीक है। आखिर पूर्ण प्रतियोगिता में कैसे हमारा जो है आवंटन पूर्ण तरीके से दक्ष होता है और संसाधनों का आवंटन अच्छा होता है। देखो, इस ग्राफ को समझने के लिए हमें सबसे पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि उत्पादन दक्षता, तकनीकी दक्षता या किसी भी दक्षता के लिए हमें क्या है, हमें ये देखना है कि हमारी जो कॉस्ट हो वो क्या हो, मिनिमम हो। क्या हो, मिनिमम। तो अब ये जो फिगर है ये एक फर्म का फिगर है, इधर वाला। इस फिगर में आप ये देख सकते हो कि ये जो कर्व है ए आर एम आर, औसत आय कर्व और सीमांत आय कर्व, ये औसत आगम और सीमांत लागत कर्व ए आर एम आर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सेस के। ठीक है। और वाई अक्ष पर हम कीमत को मेजर कर रहे हैं, कीमत का मापन कर रहे हैं। ये आपको पता है ये कर्व है। अब ये एवरेज कॉस्ट कर्व है और ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। तो आपको ये चीज पता है कि बेसिक अर्थशास्त्र के सिद्धांत में चीज पढ़ाई जाती है, किसी भी फर्म का संतुलन उस अवस्था में होता है जहां पर एम आर बराबर एम सी, यानी कि सीमांत आगत और सीमांत आय आगम दूसरे के बराबर हो। तो ये जो बिंदु है ये वाला,
यहाँ पर आप देख सकते हो कि MC इक्वल्स टू MR है और यहाँ पर वो मैक्सिमम उत्पादित कर रहा है। अब बाजार ने भी क्या है, कीमत निर्धारण कितनी की है, ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है। बाजार ने भी निर्धारित कर दिया कीमत कितनी है, ओपी है। यहाँ पर फर्म ने भी उस कीमत को स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि फर्म क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्म है वो बाजार द्वारा दी हुई कीमत को निर्धार लेती है, वो अपने तरफ से कीमत निर्धारित नहीं कर सकती। ये मैंने आपको पहले भी समझाया है। तो ये फर्म है। अब ये फर्म जो है इसने ओपी कीमत ले ली। अब यहां पर आप ये देखिए, ये जो एवरेज कॉस्ट कर्व है दीर्घ काल में यहां पर ये न्यूनतम है। तो ये जो उत्पादन OQ कर रहा है और यहाँ पर जो बाजार ने इसका निर्धारण बता दिया कि इतना ही करोगे, ये जो बताया बाजार ने, और ये फर्म OQ उत्पादन कर रही है जहां पर उसका एवरेज कॉस्ट क्या है, मिनिमम हो। ठीक है, तो यही आपकी आवंटन दक्षता है। ऐसा फर्म वहां उत्पादन करती है जहां पर प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है और कोई या मांग या आपूर्ति आधिक्य नहीं होते, ना कम पैदा हो रहा है ना ज्यादा पैदा हो रहा है। आधिक्य नहीं है, ना डिमांड सरप्लस है ना सप्लाई सरप्लस है। जो बाजार ने निर्धारित कर दिया ओपी कीमत पर, जहां पर कीमत एवरेज मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होती है, और ये देखिए एसी क्या है, न्यूनतम है। तो उत्पादन दक्षता कहां पर है, जहां पर फर्म जो है एसी का है मिनिमम उत्पादन करती है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि वेयर द प्राइस इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू MR, ये MC ये होगी आवंटन दक्षता, और जहां पर AC क्या मिनिमम हो वो हो गया उत्पादन दक्षता। तो उत्पादन और आवंटन दक्षता पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घ काल में लागू हो जाती है, और यही पैरेटो दक्षता भी है पूर्ण प्रतियोगिता के लिए। मेरी आपको ये बात क्लियर हो गई? फिर से आप इसको समझने का प्रयास करें दोबारा, कि पूर्ण प्रतियोगिता में जहां पर कीमत मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होती है, उस सिचुएशन को हम कहते हैं आवंटन दक्षता। आवंटन का मतलब रिसोर्स एफिशिएंसी। और जहां पर एवरेज कॉस्ट न्यूनतम होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी, उत्पादन दक्षता। और ये देखिए इस फिगर में जहां पे न्यूनतम है वहां पर ये उत्पादन हो रहा है, और ऐसा पेरेटो ऑप्टिमलिटी के कंडीशंस को सेटिस्फाई भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको ग्राफ्स के द्वारा स्पष्टीकरण मैंने समझाया है कि कैसे हम पूर्ण प्रतियोगिता में कर सकते हैं। तो ये जो फिगर है ये चीज समझा रहा है। अच्छा, अब आए दूसरा जो मैंने आपको बताया था। अब ये देखो, ये जो है ये फलन है, इसे हम कह सकते हैं सामाजिक कल्याण फलन। और ये जो पीपी है, ये जो क्या है, ये पीपी है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक, अब पीपी पर प्रत्येक बिंदु मैंने पहले भी बताया था, अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर कि ये जो पीपी है इसके प्रत्येक बिंदु पर ये उत्पादन दक्ष है, उत्पादन दक्ष है। जैसे बीडीसी ये नहीं है, बीडीसी है। तो अब यहाँ पर आप फिर से देखो, तो यानी कि ई और एफ उत्पादन दक्ष हैं, लेकिन अधिकतम जो सामाजिक कल्याण है वो कहां पर होगा, जहां पर सामाजिक कल्याण फलन इसको स्पर्श करेगा। एफ पॉइंट नहीं होगा क्योंकि इसको काट रहा है ना, ये पॉइंट होगा। ई पॉइंट पर जो एमआरएस है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो मार्जिनल रेट ऑफ टक्नेल सब्स्टिट्यूशन के बराबर है। तो इस बिंदु पर क्या होगा, हमें अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति होगी। इसको ग्राफ से समझिए कि ये एक्स वस्तु उत्पादित हो रही है, ये वाई वस्तु उत्पादित हो रही है, ये पीपी उत्पादन संभावना वक्र है, ई जो है वो ऑपरेटिव एफिशिएंसी पॉइंट है, और ये सामाजिक कल्याण फलन है U1 U2 U3। तो U3 U1 से ग्रेटर है, लेकिन हमारा जो एफिशिएंसी है, हमारी जो बाजार है, हमारा जो मैक्सिमम जो हमारी जो हमारा वो कहाँ मिलेगा, ई बिंदु पर मिलेगा, जहां पर ये U2 कर्व इसको टच कर रहा है। यानी कि द स्लोप ऑफ U2 कर्व और स्लोप ऑफ पीपी कर्व इज इक्वल्स, जहां पर उत्पादन संभावना वक्र सामाजिक कल्याण फलन वक्र को स्पर्श करता है, उस बिंदु पर भी हमें अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त होता है। आप इसको इस दृष्टि से भी समझ सकते हो, क्योंकि ई बिंदु पर व्यक्ति की एमआरएस उस दर के बराबर है
जिस दर पर एक्स और वाई को बदला जा सकता है। यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल्स टू, है ना, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। मेरी बात क्लियर हो गई कि जहां पर ये आपस में इक्वल है। ठीक, अब फिर से और आगे बढ़ते हैं कि पहले मैंने जैसे समझाया कि पूर्ण प्रतियोग एजॉर्ज बाउले बॉक्स के बारे में बता दिया। अब इसको और एक्सप्लेन करता हूं कि क्या है, कि कैसे यहाँ पर सामान्य संतुलन एक्सचेंज हो सकता है। देखिए यहाँ पर फिर से समझ लीजिए कि ये ओ ए कर्व है, ये ए यूनिट ऑफ वाई है। इस कर्व पे देखिए मैंने स्पष्ट लिखा हुआ है, और ये एक्स यूनिट बना रहा है ए। ओ बी, अगर इसको ग्राफ को पलटोगे, बी यूनिट ऑफ वाई है, और ये बी यूनिट ऑफ एक्स बना रहा है। ऊपर अगर हॉरिजॉन्टल देखोगे, ये जो पॉइंट है यहाँ पर आप देखना, ये कॉन्ट्रैक्ट कर्व है। इस पॉइंट के ऊपर आपको इक्विलिब्रियम ऑफ एक्सचेंज मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर ये ए जो है y का y1 दे रहा है, तो b को कितना इतना छोड़ना पड़ रहा है, y2। तो इस कारण जो s बिंदु है, वहां पर सामान्य संतुलन इसको प्राप्त हो रहा है, और ये पूर्ण प्रतियोगिता में ही संभव है। ठीक है, तो एजवर्थ बाउले बॉक्स में मैंने पहले भी बताया कि कॉन्ट्रैक्ट कर्व के ऊपर, जहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट कर्व है, उस जगह ही हमारा प्राप्त होता है। ओ ए, फिर से समझिए, ओरिजिन ऑफ ए है। ओ एक्स वन जब ये क्वांटिटी दे रहा है, तो देखिए बी को कितना देना पड़ रहा है, ओ एक्स टू। जब ये ओ वाई वन दे रहा है, तो बी को कितना देना पड़ रहा है, ओ वाई टू। यहां से देखो ना, ओ वाई वन और ये बी ओ वाई टू। तो ए, अगर ये ए इतना छोड़ता है तो बी को इतना छोड़ना पड़ेगा, अगर बी इतना छोड़ता है तो ए को इतना छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर उसको अंदर जो है इक्विलिब्रियम ऑफ एक्सचेंज की प्राप्ति हो रही है। फिर से आप समझते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में सामाजिक कल्याण और कैसे अधिकतम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वेलफेयर प्राप्त होता है। अब ध्यान से समझिए इस चीज को, अगर पिछला ना भी आया तो ये भी समझ में आ जाएगा। W1, W2, W3, W4 ये सोशल वेलफेयर फंक्शन है पूर्ण प्रतियोगिता के लिए। प्रतियोगिता है, W3 की कम है, W2 की कम है, W1 की कम है। अब ये जो लाइन है, ये देखिए VV जो है, इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मान के चले, और यहाँ पर एस डब्ल्यू जो पॉइंट है, W3, ये जो डब्ल्यू डैश पॉइंट है, ये क्या दिखा रहा है कि जहां पर जो सामाजिक कल्याण फलन है, इस वीवी लाइन को, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी उत्पादन संभावना वक्र को टच कर रहा है। और ये एक समाज की है उपयोगिता, इंडिविजुअलिटी की भी नहीं है। तो जब हम देखते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में अगर पेरेटो ऑप्टिमिलिटी में सोशल वेल फंक्शन, ये पॉइंट ऑफ ब्लिस है, कहाँ प्राप्त होता है, जहां पर वो उत्पादन संभावना वक्र के साथ टेंजेंट हो। तो डब्ल्यू डैश पॉइंट जो है, यहाँ पर उसको अधिकतम सामाजिक कल्याण की पॉइंट मिलेगी। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वेलफेयर। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, पूर्ण प्रतियोगिता में हमें अधिकतम सामाजिक कल्याण कैसे प्राप्त होगा। तो इस चित्र के अनुसार आप समझ सकते हो कि इस डब्ल्यू डैश बिंदु पर हमें अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त होने की संभावना है। W4 ज्यादा है, उसका सामाजिक कल्याण फलन ज्यादा है, लेकिन क्योंकि वो उसके आउट ऑफ रीच है और उसको टच नहीं कर रहा है, उसको स्पर्श नहीं कर रहा है, तो इसलिए वहां पर प्राप्त नहीं हो सकता। तो प्राप्त होने की कंडीशन कहां पर होगी, जहां पर ये इसको स्पर्श करे, जहां पर इसका स्लोप आपस में इक्वल हो। अब अंतिम दो बिंदुओं को समझाने का प्रयास करूंगा कि मैंने पहले भी समझाया कि पूर्ण प्रतियोगिता में पेरेटो ऑप्टिमिलिटी को प्राप्त करने के लिए क्या कंडीशन है, जो ये मैंने ग्राफ में समझाया ना, अब इसको यहाँ पर मैथमेटिकल तरीके से समझा रहे हैं कि किसी दो वस्तुओं की सीमांत की प्रतिस्थापन दर समान होना चाहिए, और दूसरी बात, समाज के अनुकूलतम आवंटन के लिए श्रम और पूंजी की मध्य तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर समान होनी चाहिए, और सामाजिक कल्याण के लिए तकनीकी सीमांत की प्रतिस्थापन दर सीमांत प्रतिस्थापन दर के लिए समान होनी चाहिए। देख लीजिए यहां पर जो लिखा है मैंने कि ए, मान लीजिए ए है, और MRS XY A क्या मिलता है, ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन XY फॉर ए। देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी इकोनॉमिक्स में अंग्रेजी में रहती है, तो आपको वैसे ही समझना पड़ेगा। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स और वाई, यहाँ पर ए का दिया है PXY, मार्जिनल रेट ऑफ बी फॉर XY भी क्या है, PXY। तो अगर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करनी होगी उपभोक्ता और ए को, तो अनुकूलतम आवंटन कहाँ पे होगा,
कि दोनों उपभोक्ताओं को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाए, जहां पर एमआरएक्स एक्स वाई ए इज इक्वल्स टू एमआरएक्स एक्स वाई बी। यानी कि अगर मान लीजिए मेरे पास दो उपभोक्ता है ए और बी, दो वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं एक्स और वाई, तो अनुकूलतम आवंटन कहां पर होगा? और मैंने क्या कहा कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होना चाहिए? अधिकतम सामाजिक कल्याण। तो पूर्ण प्रतियोगिता में अधिकतम सामाजिक कल्याण तब होगा जब एम आर एस एक्स वाई ए वाई इक्वल होगा एम आर एस एक्स वाई बी के। तो ये इसकी पहली कंडीशन है। अब मान लीजिए उत्पादन है, अभी तो उपभोक्ता का हो गया कि उसको अधिकतम सामाजिक कल्याण कहां से मिला, अधिकतम सामाजिक उपयोगिता कहां से मिली, दोनों को, ए और बी को। अनुकूलतम आवंटन कैसे होगा? क्योंकि भाई एक एक्स वस्तु बनाई जा रही है, दूसरी वाई बनाई, टन हो कि अधिकतम संतुष्टि मिले। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है एम आर एस एक्स वाई एजकल्स टू एम आर एस एक्स वाई बी, जो चित्र में भी दिखाया हुआ है। अब संसाधन है, उसको आवंटित करना है पूर्ण प्रतियोगिता में, इसको आवंटित करना है, फर्मों को करना है। तो अब फर्म ए, उत्पादक ए, उसके लिए क्या है? एम आर एस टी एस एल के, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन लेबर फॉर कैपिटल ए, पीएल अपॉन पीके। पीके, पीएल क्या है? प्राइस ऑफ लेबर, पीके क्या है? प्राइस ऑफ कैपिटल। और उत्पादक बी भी, फर्म बी भी वही बना रही है, उसके लिए क्या है? प्राइस ऑफ लेबर तो सेम रहेगा। पूर्ण प्रतियोगिता है, मैंने कहा ना, कीमतें समान रहती हैं, चाहे वो श्रम हो चाहे वो पूंजी हो। पहले ही मैंने मान्यताओं को समझा दिया। तो अब ये क्या हो गया? एम आर एस टी एस एल के बी, पी एल अपॉन पी के। तो अब अनुकूलतम आवंटन कैसे होगा? जब एम आर एस टी एस एल के ए इजिकल्स टू क्या होगा? एम आर एस टी एस एल के बी। दोनों चीजें समझा दी ना कि फर्म को अधिकतम कैसे आवंटन मिल रहा है और वस्तुओं का अधिकतम आवंटन कैसे मिल रहा है। तो एक जगह प्रतिस्थापन की सीमांत दर समान होनी चाहिए ए और बी के लिए उपभोक्ताओं के मध्य, दूसरा ए और बी फर्म के मध्य मार्जिनल रेट के। जो मैंने पूरा आपको चर्चा की, जो भी चीज समझाई, तो वहां पर मैंने आपको ये समझाया कि पेरेटो ऑप्टिमिलिटी या पूर्ण प्रतियोगिता में अधिकतम सामाजिक कल्याण तभी मिलेगा कि जब सारी सीमांत शर्तें और समस्त शर्तों की पूर्ति हो, यानी कि सारी मान्यताएं भी पूर्ण हो और ये सारी कंडीशन भी पूर्ण हो। लेकिन ये याद रखिए कि ये कोई विशेष स्थिति नहीं है और ये कोई नए डिस्ट्रीब्यूशन पे आधारित भी नहीं है, ठीक है। दूसरा, ऐसा भी नहीं है कि अगर हमने सारी पेरेटो ऑप्टिमिलिटी की कंडीशंस प्राप्त कर ली तो हमें अधिकतम सामाजिक कल्याण मिल ही जाए। जैसे कि, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि वास्तविक अर्थव्यवस्था में एकाधिकार होता है, वास्तविक अर्थव्यवस्था में अल्पाधिकार होता है, वार्षिक अवस्था में सार्वजनिक नीतियों का नियमन अलग तरीके से किया जाता है, वस्तुएं समरूप नहीं होती, कीमत विविधीकरण होते हैं, ठीक है। वास्तविक जीवन में मुफ्त व्यापार की समस्याएं होती हैं, वास्तविक जीवन में सार्वजनिक वस्तुओं की समस्याएं होती हैं। तो जो अनुकूलतम आवंटन है, अगर सारी कंडीशन प्राप्त कर ली जाए तो हम कह सकते हैं मिलेगा। लेकिन दिस इज एन आइडियल सिचुएशन, ये एक आदर्शवादी कल्पना है पूर्ण प्रतियोगिता में सामाजिक कुशलक्षेम को प्राप्त करना। और इसके विषय में हम आगे भी चर्चा करेंगे। और जो भी है, धन्यवाद।